हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई के वर्मा 1997 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी, जो ऑल इंडिया टेट के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियोज़ के बारे में आप अपडेट रह सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाल विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो बाल विकास का तात्पर्य क्या है। बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि भी जुड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास के कारण बालक में कार्य क्षमता व कार्य कुशलता आती है। अब है विकास की अवधारणा क्या। विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। आगे है विकास का अर्थ और अभिवृद्धि का अर्थ, यानी कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर। विकास जो है संपूर्ण आकृति या रूप परिवर्तन को विकास कहते हैं। विकास आंतरिक होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। अब है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के आकार, भार तथा लंबाई में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। अभिवृद्धि बाह्य होती है। तो दोस्तों, शारीरिक विकास और मानसिक विकास को मिलाकर ही एक संपूर्ण विकास होता है। दोस्तों, आगे है शिक्षा मनोवैज्ञानिक, एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। साइकी प्लस में लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का है अध्ययन करता। यह है ग्रेड्स के अनुसार। अब है विकास क्रम। आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद है चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। जो आत्मा का विज्ञान है वो 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने किया था। मन मस्तिष्क का विकास का 17वीं शताब्दी में पपोनोजी, जो इटली के थे, थर्स्टड्रोड। और चेतना का विज्ञान किया था 19वीं ईस्वी में लुंट ने, जेम्स टिचनर और वाइसवाय। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में हुआ था, जो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक ने किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 विलियम लुंट द्वारा जर्मनी के लिपाजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विद्यालय में था। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में सेन गुप्त द्वारा हुआ था। विलियम लुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में
चेतना शब्द की निंदा की है। वाटसन का कथन है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडोल्फ गोयकल को जाता है। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया है। विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति 19वीं ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रोबेल, हरमन आदि के प्रयासों से 1920 ईस्वी में स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। रूसो ने अपनी पुस्तक ई-मेल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्यवस्था करता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एग्जुक्टम से बना है जिसका अर्थ ई से है अंदर और डुको से बाहर निकलना। तदर्थ बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना और उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा है। यह था स्किनर के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप का स्वीकार करता है। मैकडूवेल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अब इसकी कुछ शाखाएं हैं। जो सामान्य मनोविज्ञान है, सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, समाध, औद्योगिक, ताल मनोवैज्ञानिक, बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़, विकासात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिक, पशु मनोविज्ञान, प्रामनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ये तो थी मनोविज्ञान की शाखा। अब मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। सबसे पहले है संरचनावाद संप्रदाय, जो उसने विलियम वुड ने दिया था। कार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स ने किया। व्यवहारवाद संप्रदाय जेवी वाटसन ने। संज्ञानवाद संप्रदाय का मैक्स वर्दोमर ने। मनोविश्लेषणात्मक
संप्रदाय का सिगमंड फ्रायड ने, मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने, प्रेरकीय संप्रदाय का विलियम मैकडूगल ने। सबसे पहले है संरचनावाद, निर्माणवाद, जो कि विलियम वुड ने किया था। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है ये। विलियम वुंट ने जर्मनी के लियार्जंग शहर में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। विलियम वुंट ने सर्वाधिक अध्ययन संवेदना पर किया। इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होने वाला ज्ञान संवेदना कहलाता है। संवेदना का अध्ययन करने के लिए विलियम वुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की। संरचनावाद के बाद संवेदना और संवेदना के बाद इंद्रिय ज्ञान, यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मन की निश्चित संरचना होती है। संरचनावाद संप्रदाय के कारण ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से 1800 ईस्वी में अलग होकर स्वतंत्र विषय हो सका। तो स्वतंत्र विषय कब हुआ? 1880 ईस्वी में। मनोविज्ञान का स्वरूप है प्रयोगात्मक, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंट को। संरचनावाद के समर्थनकर्ता कौन कौन थे? पहला है एडलर, फिर है बेंटफोर्ड और फिर है टिचनर। विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने मिलकर चेतना का विज्ञान किया। चेतना के कार्यों, प्रकार्यवाद, कार्यात्मकतावाद। जो विलियम वुंट था उन्होंने संवेदना और चेतना का किया। विलियम जेम्स ने किया प्रकार्यवाद और कार्यात्मकवाद का। तो विलियम जेम्स 1842 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक अमेरिका के रहने वाले थे। विषय वस्तु पर काम किया। चेतना का विज्ञान, चेतना के कार्यों, प्रभावों को समझने पर बल दिया। और विलियम जेम्स ने जॉन के साथ साथ इसके समर्थक थे जॉन ड्यूबी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, मैकिन कैटल, वी वुडवर्थ, रोलैंड एंजिल। संवेदना के बाद एक मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है जो संवेदना जाती है प्रत्यक्षीकरण में, और संवेदना से उत्पन्न होती है इंद्रिय ज्ञान, यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। संरचनावाद बल देता है कि व्याख्या पर, नाम, पहचान पर ये तीन बातें प्रत्यक्षीकरण होंगी, यानी कि व्याख्या, नाम, पहचान। प्रत्यक्षीकरण ही प्रकार्यवाद पर बल देता है। संरचनावाद और संवेदना यानी कि चेतना, प्रकार्यवाद और चेतना के कार्य ये हुए थे 1912 से 1914 के बीच। और 1913 में जेबी वाटसन आए जो व्यवहारवाद पर कार्य किया था, व्यवहार का विज्ञान। जेबी वाटसन 1878 टू 1958 ईस्वी तक हुए। 1913 में स्थापना व्यवहारवाद संप्रदाय की इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई थी। जेबी वाटसन के साथ साथ बी.एफ. स्किनर, ई.पी. पावलोव, सी.एल. हॉल, मैकडूगल व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के समर्थक थे। 1913 ईस्वी को कोलंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। 1912 से 1914 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रेरणा के मध्य होने वाले द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई थी। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1905 ईस्वी में विलियम
मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। विलियम मैकडूगल 1871 से 1938 ईस्वी तक हुए, यानी कि उनका जन्म 1871 में हुआ और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ। जेपी वाटसन की पुस्तकें थी 1914 ईस्वी में। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन जेपी वाटसन द्वारा इसी पुस्तक में किया गया था, जो की थी मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। ये 1914 ईस्वी में लिखी गई थी और सर्वप्रथम जेपी वाटसन ने इसी पुस्तक में व्यवहार का जिक्र किया था। 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान व्यवहार एक दृष्टिकोण। 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित यह पुस्तक थी। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। इसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेबी वाटसन का कथन है, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दीजिए, फिर आप कहेंगे तो मैं शिक्षक, अधिमंता, वास्तुकार और यदि आप कहो तो मैं चोर भी बना सकता हूँ। यह थे जेबी वाटसन का कथन। उसके बाद है समग्रवाद संप्रदाय या संज्ञानवाद संप्रदाय। संस्थापक थे इसके मैक्स वर्दमर, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी कहते हैं। सहयोगी थे कोहलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका। जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्टवाद जो है जर्मन भाषा के, और गेस्टाल्टवाद इंग्लिश के। गेस्टाल्ट अर्थ है पूर्णकार, पूर्णता, समग्र पर बल देते हैं। यह संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना व्यवहार दोनों का विज्ञान मानता है। इस संप्रदाय में संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ाने पर बल देता है। संज्ञानवाद संप्रदाय बुद्धि, मनन, सोच, विचारधारा सर्वाधिक महत्व। बुद्धि पर सर्वाधिक महत्व है, बुद्धि। उसके बाद है मानवतावाद संप्रदाय। अब्राहम मैस्लो जो इसके दाता है। अब्राहम मैस्लो को आशावाद मानवतावाद का जनक कहा जाता है और इसके सहयोगी हैं कार्ल रोजर्स, हार्ल पोर्ट। संरचना पूर्ण चेतना के कार्य, व्यवहार, पूर्णता, संज्ञान, यह एक मानव की आवश्यकता और मांग कह लीजिए, यही है। अब्राहम मैस्लो ने एक आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया था, जो कि 1954 में दिया था। इसे मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं। ये 5 सिद्धांत: पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्वार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। ये सभी आवश्यकताएं हैं। निम्न स्तर का जो है हमारे पहले 3, यानी कि भोजन, नींद और पानी, सुरक्षा, छाया और आंशिक प्रेम, परिवार, समाज, ये क्या है कि हमारे निम्न स्तर के हैं आवश्यकताएं हैं। और सम्मान और पहचान और लक्ष्य ये हैं उच्च स्तर के। शारीरिक आवश्यकताएं हमारे भोजन, नींद और पानी, ये निम्न स्तर के साथ साथ हमारी शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं। और लक्ष्य है हमारा आत्म सिद्धिकरण, स्व अध्यार्थीकरण है हमारा लक्ष्य, और सम्मान और पहचान। अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत था आत्म सिद्धिकरण, लक्ष्य स्वार्थीकरण।
और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर मैस्लो का सिद्धांत है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। उसके बाद है आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। शारीरिक दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्म सिद्ध की मांग। जो ये उच्च स्तरीय है ना, ये केवल 5% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और निम्न और उच्च स्तर के बीच में ही 95% लोग रहते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं हमारी शारीरिक और दैहिक सुरक्षा, ये क्या हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है। सामाजिक आवश्यकता कौन कौन सी है? समाज की मांग और सम्मान की मांग। बौद्धिक आवश्यकता हमारी आत्म सिद्धि। यह संप्रदाय सबसे अधिक व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देता है। अब है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवादी या समग्रतावादी के प्रवर्तक वर्दिमर, कोफका एवं कोलर, जर्मनी के रहने वाले ने इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति वस्तु उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं, इसमें व्यक्ति के कार्यकलापों के द्वारा उसके बाद में परिवर्तन आता है। कोलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। प्रतिपादक थे मैक्स वर्दिमर, प्रयोगकर्ता थे कोलर, जर्मनी के थे जो। प्रयोग किया चिंपांजी वनुसमनु ने। सहयोगकर्ता थे कोफका। प्रसिद्ध 1920 में और प्रतिपादन 1993 में। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थ है समग्र पूर्णाकारवाद या पूर्ण अंश। संज्ञानात्मक अधिगम पर आधारित इस सिद्धांत में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों के बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है, अर्थात उसकी समझ और सूझ बढ़ती है। कोलर के अनुसार अधिगम है जो धीरे धीरे नहीं एकाएक होता है। प्रयोग था, इस प्रयोग में चिंपैंजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा जाता तथा बंद बेल क्षेत्र में रखा तथा भोजन यानी कि केला उसकी पहुंच क्षेत्र से बाहर रखा। खेल क्षेत्र में डंडे तथा बांस भी रख दिए गए। पहले चिंपैंजी केला खाने के लिए इधर उधर घूमता है, फिर एकदम चिंपैंजी की अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ विकसित हुई तथा चिंपैंजी बक्से पर खड़ा होकर डंडे से केले पर मारता है, डंडे को केले पर मारता है। चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। मतलब ये हुआ कि जब चिंपैंजी को एक खेल क्षेत्र में रख दिया और भोजन उसकी पहुंच से दूर रख दिया यानी कि केले को। पहले तो चिंपैंजी इधर उधर घूमकर केले को खाता है, भोजन ग्रहण करता है, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में सूझ आती है, अंतर्दृष्टि होती विकसित होती है कि बक्से पर खड़ा होकर वह डंडे को केले पर मारता है और भोजन प्राप्त कर लेता है यानी कि केला प्राप्त कर लेता है। इसी को अंतर्दृष्टि अधिगम कहा है कोलर ने। कोलर के अनुसार इस अधिगम सिद्धांत में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। कुछ समय तक प्रगति का आभास नहीं होता, फिर अंत में एकाएक समाधान उत्पन्न हो जाता है।
अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? समस्या समाधान अधिगम है, पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण है, अधिगम लक्ष्य है, सब क्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, अधिगम अधिगम स्तर, 3 स्तर स्मृति अवबोध चिंतन, स्थिति का स्पष्ट संगठन, शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियां, टीएलएम का प्रयोग। ग्रेसिन के अनुसार इस सिद्धांत के द्वारा विद्यालय में बालक के अधिकांश समस्या समाधान अधिगम की व्याख्या की जा सकती है। इसका शिक्षा में क्या क्या महत्व है? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, बालकों की बुद्धि कल्पना और शक्ति का विकास, गणित जैसे कठिन विषयों में लाभकारी, स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन करना। क्रो एंड क्रो के अनुसार है यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत आदत व सीखने के यांत्रिक स्वरूप को क्रमश करता है, स्वरूप का काम करता है। आगे है बालक कैसे सीखते हैं, एक नज़र डालते हैं इस पे। अधिगम। बच्चों पर अध्ययन करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के तथा एल.एस. विगोत्स्की रूस के ने रचनावाद के सिद्धांत की रचना की। बच्चे ठोस अनुभवों से बारंबार संपर्क के जरिए सीखते हैं। पियाजे के अनुसार अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी परिस्थितियों पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर होती है उसे स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा का पता चल गया। बच्चों में सीखने की क्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं? समलिंग, समायोजन और विस्तार। सम्मिलित लंबे समय तक उसी क्रिया को बार बार दोहराना। समायोजन उसी क्रिया को अलग अलग चीजों पर आजमाना और उन्हें अपनी स्कीम में सम्मिलित करना। विस्तार क्रियाओं को मिला जुला कर नई क्रियाओं की रचना करना। सीखने की रचनावादी मॉडल के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपने परिवेश से संपर्क के जरिए सीखता है। इसकी विशेष बातें हैं। एक रचनावादी का मत होता है कि बच्चे क्रिया करके सीखते हैं और अपने अनुभव के आधार पर अपनी समझ विकसित करते हैं। स्कीमा जो है दुनिया पर क्रिया करने के व्यापीकृत तरीके और विवरण किसी अवधारणा की समझ का प्रस्तुतिकरण। अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या है? गेट्स तथा अन्य के अनुसार अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। स्किनर अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। अधिगम वक्र के प्रकार: सरल रेखीय वक्र, अंतरार्ध वक्र, लंबोदर वक्र, मिश्रित वक्र। सरल रेखीय वक्र सीखने की क्रिया सदैव एक समान नहीं होती। इसमें प्रगति सदैव नहीं रहती। सीखने में सरल रेखीय नहीं बनते। ऊर्ध्वाधर वक्र में यानी कि त्वरित बल प्रौढ़ से सीखने की गति तीव्र बाद में मंद हो जाती, यानी कि पहले तेज होती उसके बाद मंद हो जाती। शारीरिक कौशल सीखने में प्राय ये वक्र होते हैं। लंबोदर वक्र धनात्मक तत्व, ऊर्ध्वाधर को ऋणात्मक और इसको धनात्मक। सीखने की गति पहले बहुत मंद बाद में तीव्र हो जाती है। मिश्रित वक्र यह ऊर्ध्वाधर तथा नतोदर वक्र को मिश्रण है, इसे एस आकारीय वक्र भी कहते हैं। आगे है अधिगम के पक्ष। प्रत्यय निर्माण,
प्रत्यय निर्माण से तात्पर्य संवेदना से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष अनुभव से है। जैसे ज्ञान का अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। इनके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते छूते हैं तो उनके प्रति संवेदन होता है, फिर अनुभव प्राप्त होता है। संवेदना वस्तु तो ऐसी प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति उद्दीपक द्वारा अनुभव करता है। प्रश्न पूछताछ एवं जांच पड़ताल। प्रश्नों के ऊपर प्रश्न करने की प्रक्रिया प्रत्यय संबंधी जानकारी हेतु की जाती है। बाल्यावस्था प्रत्यय अपरिपक्व होता है। बाल्यावस्था प्रत्यय परिपक्व होता है। उदाहरण के लिए बालक पानी के प्रत्यय को समझता है, लेकिन पानी के अन्य बातों जैसे कुआं, नलकूप, झरना आदि को जानने के लिए प्रश्न पूछता है। जीन पियाजे ने आरंभिक प्रत्यय के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा है। खोज एवं समस्या समाधान। संप्रत्ययों की पूर्णता एवं महत्व का ज्ञान कराने में खोज गुणकारी लक्ष्य सिद्ध होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह स्रोतों की समस्या के स्वयं समाधान के लिए प्रोत्साहित करें। संप्रत्ययों के शैक्षिक आशय क्या है? संप्रत्यय छात्र की शिक्षा का दायरा है। इनकी स्थापना सतर दर सतर विकसित होती है। जैसे शिशुअवस्था में खिलौनों, वस्त्रों आदि पर धारणा विकसित होती है, तो किशोरावस्था में अच्छे बुरे की धारणा नैतिक व्यवहार पर होती है। आगे है अधिगम के प्रकार। संज्ञानात्मक मूलक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और भावात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम। संज्ञान मूलक अधिगम में है सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है, इसमें स्वयं पठन उपयोगी होता है। गत्यात्मक अधिगम में क्रिया कार्य द्वारा सीखना होता है, इसमें पठन अभ्यास से होता है। और भावात्मक संकल्पनात्मक अधिगम में इसमें चिंतन, सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि होते हैं। सीखने का मॉडल बैंकिंग मॉडल और प्रायोगिक मॉडल। बैंकिंग मॉडल में तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर फौरन बता देना। प्रोग्रामिंग मॉडल में है एक श्रृंखला का पालन करना जो किसी दिए गए सवाल को समझाने के लिए शिक्षक बताते हैं। तो दो मॉडल हैं इसके, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? बुद्धि, स्वास्थ्य एवं उम्र, अभिक्षमता, सीखने की तत्परता, अभिवृत्ति तथा प्रस्तुति, परिणाम अथवा प्रगति का ज्ञान, सीखने की विधि, अध्यापक की संप्रेषण योग्यता, अध्यापक का विषय पर अधिकार और लास्ट है प्रेरणा। अधिगम का स्थानांतरण। पीटरसन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। इसके अधिगम के प्रकार धनात्मक स्थानांतरण, इसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। पूर्व अर्जित ज्ञान की सहायता से नवीन ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कक्षा में सीखे ज्ञान का प्रयोग विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकता है। ऋणात्मक स्थानांतरण, इसे निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधक होता है, जैसे अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सिखाने के बाद हिंदी टाइपिंग सीखना, टाइपिंग मशीन पर उंगली चलाकर लैपटॉप पर चलाने में बाधा। बोरिंग के अनुसार जब कोई सीखने का कार्य दूसरे कार्य को सीखने को पहले से अधिक कठिन बना देता है, ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है।
आगे है शून्य स्थानांतरण। यह स्थानांतरण की अनुपस्थिति का नाम है। ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे टंकन सीखना गणित सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता। आगे है एक पक्षीय स्थानांतरण। कुछ घटनाओं के कारण शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करना, जैसे किसी एक हाथ में चोट लग जाने पर दूसरे हाथ से कार्य को करना। द्विपक्षीय स्थानांतरण। शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में हो जाता है, जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ से लिखना सीखने में करना। लंबवात्मक स्थानांतरण। उदाहरण, बचपन में सीखी हुई बहुत सी बातें बड़े होने पर प्रयोग में लाई जाए। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में होती है। जैसे गणित विषय में पहले अंक सीखना होता है और फिर जोड़, फिर गुणा आदि सीखते हैं। वैसे मेडिकल के विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा के लिए शरीर रचना का ज्ञान आवश्यक है। क्षैतिज स्थानांतरण। अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र समझने में सहायक होता है। एक भाषा के नियमों से दूसरी भाषा को समझना इसी प्रकार का स्थानांतरण है। आगे है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। व्यवहारवादियों के सिद्धांत। सबसे पहला है प्रयत्न और मूल का सिद्धांत, जिसने थॉर्नडाइक ने दिया। दूसरा है शास्त्रीय परंपरागत का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। तीसरा क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, B.F. स्किनर। चौथा है पुनर्बलन का सिद्धांत, C.L. हल ने जो दिया था। तो हम सबसे पहले करते हैं थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, जो कि सन 1913 ईस्वी में USA में किया था। थॉर्नडाइक का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1949 में। थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई बुक थी एजुकेशन साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और उद्दीपक था मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा। सिद्धांत के उपनाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं मूल भूल का सिद्धांत, आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, समायोजनवादी सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। आगे थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पशु मनोवैज्ञानिक, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। नियम इसके दो हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। इसको SR थ्योरी भी कहते हैं। मुख्य नियम अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य का नियम। संबंधवाद का सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, ये सभी थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहले है मुख्य नियम, तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना, वो तो कार्य आसानी से होगा या तत्काल होगा। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जाए तो जा सकता है, लेकिन उसे बाह्य नहीं किया जा सकता अगर घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर
नहीं है। कहने का अर्थ है कि घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता अगर घोड़ा पानी पीने के इच्छुक ही नहीं है। तो अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। तो उपयोग में यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। अनुप्रयोग का, यदि किसी कार्य को पुनः न किया जाए तो मस्तिष्क उसे भुला देता है। प्रभाव, संतोष, असंतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। अगर असंतोष प्राप्त होता है तो उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। यही है संतोष और असंतोष का नियम। आगे है गौण या सहायक नियम। बहु प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। कोई नया कार्य करने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं करना और वह प्रतिक्रियाएं तब तक करना जब तक बालक की समस्या सुलझ नहीं जाती तथा उसे संतोष नहीं मिल जाता। विशेष बात नोट करने पर की है यहाँ पर कि थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। नंबर 2 है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार है तो शीघ्र सीख लेता है, यदि इसके विपरीत है तो नहीं सीख सकता। आंशिक क्रिया का नियम। इसमें व्यक्ति अपने अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रिया छोटे छोटे टुकड़ों की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। समानता का नियम। किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। कोई नया कार्य करने के लिए पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में मिला लेना ही समानता है। सहचार्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियां सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। क्रिया का रूप वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। उदाहरण, कुत्ते के मुंह से भोजन को देखकर लार टपकना, बाद में सिर्फ बर्तन को देखकर ही लार टपकने लगती है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में चालक क्या है? भूख। लक्ष्य क्या है? मछली का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या है? पिंजरे का बंद रास्ता, उल्टे सीधे प्रयत्न, पिंजरे को काटना इत्यादि। संयोगवश सफलता है लीवर खुलना, सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाजा खोलने का तरीका। इस तरह एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे एस.आर. बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का शिक्षा में महत्व। यह मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। बालकों में धैर्य, परिश्रम के गुणों का विकास, परिश्रम के प्रति रुचि जागृत होती है। बालक आशावादी, आत्मनिर्भर बनता है। उदाहरण, बच्चे का चलना सीखना, शर्ट के बटन बंद करना, टाई की गांठ बांधना आदि। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत गणित एवं समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों में सीखने में उपयोगी है। तो ये तो था थॉर्नडाइक का। आगे है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिपादक है इवान पेट्रोविच पावलोव, I.P. पावलोव। निवासी थे ये रूस के सीजे वॉल्फसन, शिष्य जो इनके थे वॉल्फसन। सिद्धांत 1904 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार मिला इनको 1904 ईस्वी में। प्रयोग कुत्ते पर किया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के उपनाम है
शास्त्रीय का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे परंपरागत अनुकूलन संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जब दो उद्दीपक, एक स्वाभाविक तथा दूसरा अस्वाभाविक, साथ साथ दिए जाते हैं तो एक समय बाद केवल अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कि कृत्रिम उद्दीपन के साथ भी स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया घटित हो जाती है। अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ साथ स्वाभाविक अनुक्रिया के होने को अनुकूलन कहते हैं। पावलो ने अपने प्रयोग में कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। प्रयोग था, पावलो ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक एक घंटी बजाई, उसके बाद भोजन न देकर सिर्फ घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलो ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। इस सिद्धांत के मानने वालों के विचार से सीखना एक प्रकार से उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया का संबंध है। इसके विशेष बिंदु हैं घंटी और भोजन के बीच सहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में अनुक्रिया की गई, इसे अनुबंधन कहा गया। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है। यहाँ पर भोजन अनुबंधित उद्दीपक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यूएस और इसके बाद होने वाला लार स्राव अनुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यूआर। अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्राव होने लगता है तो घंटी अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुली सीएस तथा लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया है तो कंडीशनल रिस्पॉन्स एसआर बन जाती है। इस प्रकार के अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच साहचर्य स्थापित होता है तथा एक उद्दीपक घंटी की ध्वनि दूसरे उद्दीपक भोजन के आने की सूचना देता है। इसको हम एक डायग्राम से भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि स्टेज 1 अनुबंधन से पूर्व उत्तेजक भोजन स्वाभाविक उत्तेजक है और अनुक्रिया है, यहाँ पर लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है। उत्तेजक भोजन और अनुक्रिया लार, ये तो है अनुबंधन के पूर्व। घंटी बजाना कृत्रिम उत्तेजक, अनुबंधन के बिना। ध्वनि सुनना स्वाभाविक क्रिया। स्टेज दूसरे में क्या है, अनुबंधन की अवधि में तो स्वाभाविक पुनरावृत्ति है भोजन, घंटी बजाना कृत्रिम उत्तेजक, लार टपकना का स्वाभाविक क्रिया। स्टेज थर्ड में क्या आ जाता है, अनुबंधन के बाद, यानी कि घंटी बजाना एक कृत्रिम उत्तेजक, केवल घंटी बजाई जाती है, अनुबंधित स्थापित होता है तो लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है। यही था पावलोव का सिद्धांत। आगे है बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। यूएसए अमेरिका के निवासी थे, प्रतिपादक थे बीएफ स्किनर सन 1938 में किया। प्रयोग चूहे पर किया था, कबूतर पर 1943 पर किया था। उपनाम था इस बंधन के, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी, व्यवहारिक सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है।
प्राणियों द्वारा अपने पर्यावरण में घटित होने की क्रियाओं को स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत कहा है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में प्राणी के सीखने के दो व्यवहार बताए हैं। उद्दीपक की जानकारी होती है, उद्दीपक की जानकारी नहीं होती। जानकारी होती में व्यवहार अनुक्रियात्मक व्यवहार, ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया, और उद्दीपक की जानकारी नहीं होती में क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, निर्मित या उत्सर्जित अनुक्रिया। स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। इसीलिए स्किनर ने परंपरागत एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में परिवर्तित कर दिया। प्रयोग में भूखे चूहे को एक स्किनर बॉक्स में रख दिया जाता है। दीवार में लगे लीवर का संबंध भोजन से होता है। भूख से परेशान चूहा दीवारों को पंजे से खरोंचना अवैध व्यवहार करने लगता है। अंत में लीवर दब जाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। नोट यहाँ पर स्पष्ट है कि लीवर दबने की अनुक्रिया क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया है, जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। इसलिए इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण, बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उसे अत्यंत निर्भरता से बात करते हैं। घरों में बच्चे अपनी माँ के न रहने पर उस स्थान को खो देते जहाँ मिठाई छिपा के रखी जाती है। यानी कि जो चीज़ हम अपनी माँ रखती है उस स्थान पर चीज़ को खोजते हैं, ढूंढते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों, रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना सीखना। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के निर्धारक प्रबलक, ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बताता है। धनात्मक प्रबलक और ऋणात्मक प्रबलक। धनात्मक में ऐसे उद्दीपक जिनका परिणाम सुखद होता है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कि भोजन, पानी, तमन्ना, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा आदि। ऋणात्मक प्रबलक अप्रिय या पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं, यह पलायन अनुक्रिया करना सिखाते हैं। उदाहरण, दुखदायी ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माने से बचने के लिए सीट बेल्ट पहनना। ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। शिक्षा में उपयोग किया व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मन बालकों का परीक्षण, अधिगम में परीक्षण का महत्व, पुनर्बलन के अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में उपयोगिता, अभिक्रमित अधिगम का अनुदेशन। स्किनर ने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक में पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा। सकारात्मक पुनर्बलन से प्राणी क्रिया को दोहराता रहता है, और नकारात्मक पुनर्बलन में दंड, भय, शोक लगना, मना करना, डांट। इसमें प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। अब तक तो था स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक आदि के सिद्धांत। अब है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। स्विट्जरलैंड के निवासी थे, सहयोगी थे बार्बेन जनक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। पियाजे की अवधारणाएं थी स्कीमा, अनुकूलन। सबसे पहले स्कीमा, जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण के द्वारा अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के द्वारा अनुभव। दूसरा है अनुकूलन, इसमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना। अगला है संस्थानीकरण, यानी कि परिस्थितियों के अनुकूल बन जाना।
अनुकूलन में है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, और इसमें है परिस्थितियों के अनुकूल बन जाना। इसकी 4 अवस्थाएं हैं, चरण हैं। पहली है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। स्थूल सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। संवेदी क्रियात्मक अवस्था इंद्रिय निगामक अवस्था भी कहते हैं। 0 से 2 शिशु चलना शुरू कर देने वाले बच्चे अपने आँखों, कानों, हाथों तथा अन्य संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सोचते हैं। यानी कि शिशु या चलना शुरू कर देने वाले बच्चे। प्याजे ने इस अवस्था को 6 अवस्थाओं में बांटा है। प्याजे के लिए नवजात शिशु की स्वस्थ होने वाली क्रिया ही संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाइयाँ होती हैं। आगे है बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा निवासी कनाडा के 1925 में क्या था सिद्धांत दिया। 1977 में जन्म, 1925 में किए गए प्रयोग इनका अनुकरण द्वारा सीखना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में अन्य को व्यवहार का अवलोकन करने तथा उसकी नकल करके सीखने पर बल दिया। अधिगम अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा होने के कारण दरो अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का सीखता है, इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। जैसे टीवी प्रक्रियाओं में समाचार, विज्ञापनों में फैशन डिजाइनर के कपड़े देखकर भी उनका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। प्रयोग बच्चों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में कैमरे में ढेर सारे खिलौने रखे थे, जिनमें एक बहुत बड़ा गुड्डा था। एक लड़का कमरे में प्रवेश करता है और सभी खिलौने के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है तथा गुड्डा यानी कि बोबो डॉल के साथ आक्रामक हो जाता है। तो पहला क्या था, इसमें आक्रामक व्यवहार वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया तथा उसकी प्रशंसा की गई। दूसरा था आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरा न तो पुरस्कृत और न ही दंडित किया गया। फिल्म 3 रूपों में दिखाई गई थी, ये 3 रूप थे उसके। ये तो थे सिद्धांत। अब हम मनोविज्ञान में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, सभी वैज्ञानिकों। सबसे पहले है सुकरात, यूनान के। जो सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। सुकरात ने कहा ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है विलियम वुंट। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 ईस्वी में लिप्पार्न जंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद है अल्फ्रेड बिने। बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया गया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया। क्लार्क हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया।
रोर्सा। स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोर्सा ने स्याही के धब्बों वाला प्रक्षेपण विधि का निर्माण 1921 में किया। परीक्षार्थियों को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल व काले तथा विभिन्न रंगों के होते हैं। फोरबेल। जर्मन शिक्षा शास्त्री फोरबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। आगे है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्लेटो। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण का विशेष महत्व दिया। संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो। पुस्तक 3 की रिपब्लिक। मेरिया मोंटेसरी इटली। डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी इटली इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म 1870 में हुआ, मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई थी। वाटसन यूएसए से थे। वाटसन का व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, वाटसन का यह कथन था। पुस्तक थी बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेक्टेड चाइल्ड। आगे है जॉन ड्यूवी यूएसए से। जॉन ड्यूवी को जनतंत्रीय शिक्षा को सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे। जॉन ड्यूवी प्रयोजनवाद का समर्थक था। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह ड्यूवी ने कहा था। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के मनोविश्लेषणवादी थे। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक ईगो और सुपर ईगो से बनता है। ईद, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। आगे है कुर्ट पोपका जर्मनी के। सन 1912 में जर्मनी में वर्तमर व कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया। वोल्फगैंग कोहलर जर्मनी के मैक्स वर्तमर, कोफका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन है जिसका अर्थ है समग्र आकृति। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया गया। मैक्स वर्तमर जर्मनी। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादन में कोफका कोहलर के साथ मिलकर काम किया। टर्मन यूएसए। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया। उन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्न सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। इवान पेट्रोविच पावलोव रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रूसो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को है। उन्होंने अपनी पुस्तक एग्रीमल में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का
वर्णन किया है। रूसो की जो पुस्तक का नाम है वो एमिल है। आगे है चार्ल्स ई स्किनर। शिक्षा मनोवैज्ञानिक को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना जाता है। स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग कर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो। इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक जैविक या शारीरिक प्रेरक, भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। अर्जित प्रेरक में अर्जित किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत रुचि, आदत की विश्वसता, जीवन का लक्ष्य, ये अर्जित किए जाते हैं। आगे है कार्ल जुंग। जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, अंतर्मुखी जिसमें व्यक्ति लक्षण, स्वभाव, आदतें बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते, बहिर्मुखी व्यक्ति लक्षण स्वभाववाद रूप से प्रकट करते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक नेता आदि। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थियों की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। मैकडूगल ब्रिटेन के रहने वाले थे। मनोवैज्ञानिक जीवित वस्तु के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल ने ये बात कही थी। मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा है। आगे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का अर्थ था इनके अनुसार मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। ये तो था कुछ वैज्ञानिकों के मत। अब हम सभी एक शॉर्ट में अधिगम के सिद्धांत और उनके वैज्ञानिक, संथानांतरण के सिद्धांत और उनके वैज्ञानिक, और अभिप्रेरण और उनके वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसने थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत I.P. पावलोव ने दिया। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत कोहलर, मैक्स वर्थिमर और कोफका ने दिया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने। अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमेन ने। संथानांतर सिद्धांत एडविन गुथ्री ने। अनुकरण द्वारा अधिगम हैगर्टी ने। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट गे ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने। आगे है अधिगम संथानांतरण के सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने। गेस्टाल्ट सिद्धांत मैक्स वर्थिमर और कोफका ने। औपचारिक मानसिक परीक्षण का सिद्धांत गेट्स ने। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रिगर और बैगले ने। अभिप्रेरण मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादी। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत C.L. हल ने।
आत्म सिद्धि सिद्धांत मैस्लो ने, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने, और अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत क्रेचमर, शेल्डन, विलियम जेम्स ने दिया था। ये तो थे सिद्धांत और उनके प्रतिपादित वैज्ञानिक। अब है मनोविज्ञान संबंधित कुछ बीमारियां। पहला है रात को नींद ना आना, इसे इंसोम्निया कहते हैं। भूल जाने की बीमारी एमेनोसिया, पढ़ने की अयोग्यता वाचन डिसलेक्सिया, असमंजस पता नहीं होता क्या करना है डिलीरम, लिखने की अयोग्यता डिस्ग्राफिया, बातचीत जो अपने आप से की जाए सोलिलोक्वी, चिड़चिड़ापन गुस्सा गाली देना साइजोफ्रेनिया, गणना करने की अयोग्यता डिस्कैलकुलिया, नींद में बोलना सोमनिलिक्विज्म, लेखन पठन गणितीय समस्या डिस्प्रेक्सिया, संप्रेषण हकलाने संबंधी ऑटिज्म, असामान्य रूप से खाने से संबंधित बुलिमिया, भाषा संबंधी विकृति अफेसिया, गति संबंधी विकृति डिस्पेसिया, सीखने में अक्षमता अलेक्सिया, तर्क न कर पाना चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना डिमेंशिया। ये थी कुछ बीमारियां। अंत में लास्ट में है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत क्वेश्चन। पहला है शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल किसने दिया था? वैलेंटाइन ने। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, ये बोला था गैसेल ने। किशोर अवस्था का किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा था? स्टेन ब्याल ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित व्यवस्था है, वुडवर्थ ने बोला था ये। वाटसन ने शिशुओं के अंदर कितने संवेग बताए? 3। चरित्र आदतों का पुंज है, ये बोला था समाइल का। संवेग विकास की रीढ़ है, पावलोव को। बुद्धि के द्विकारक स्पीरमैन ने। बुद्धि एक कारक बिन्ने ने। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर ने। संबंध प्रतिक्रिया पावलोव ने। संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हल ने। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर ने। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालीन ज्ञान है, कोहलर। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक सी.एच. बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन। टी.ए.टी. व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने? मरे मागेन। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं का चिंतन मैकडूगल। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम ये दिए थे। तो ये तो था आज के कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजी जो हर किसी टेट में किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है, चाहे आप यूपी टेट, एच टेट, सी टेट, आर टेट, बीटीसी, एसपी टेट, कोई भी एग्जाम टेट हो, ये साइकोलॉजी आपको मिलेंगी ही मिलेगी।
तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।